तो कल की जो हम लोगों की क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बातचीत की थी। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन कौन सी आर्टरीज या वेन्स हमारे ह्यूमन हार्ट में इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं और किस चैम्बर का क्या फंक्शन होता है। ये बेसिकली हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोगों को अपनी गाड़ी आगे कंटिन्यू करानी है और इसमें हमें ये पढ़ना है कि आपका जो हार्ट है वो बेसिकली काम करता कैसे, मतलब किस वक्त हार्ट में कब आप लोगों का ब्लड आता है, जाता है और आगे ऑर्गन में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊंगी क्योंकि इस चीज़ को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को, इस वजह से। अगर तुम्हें लगता है कि काफ़ी स्लो है तो तुम उसको अपना स्पीड कर लेना। पॉइंट नंबर 2, इसको समझने के लिए तुम्हें कल की क्लास का आइडिया होना चाहिए कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा वाला चैम्बर होता है, ऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है, एट्रियम किसको कहते हैं, वेंट्रिकल्स किसको कहते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक बातचीत, पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा, पल्मोनरी वेन्स, लंग्स कहाँ से क्या करवाती हैं, वो सब कुछ अगर तुम्हें वो पता है तो इसको तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको 10th लेवल पर ही पढ़ेंगे, अदरवाइज आप जब इसी सेम चीज़ को कार्डियक साइकिल को 11th या 12th स्टैंडर्ड जब भी आपका ये रहता होगा बायोलॉजी में, जहाँ भी रहता होगा, वहाँ पे जब आप बेसिकली पढ़ते हो ना तो ये काफ़ी डिटेल में होता है क्योंकि उस वक्त और भी बहुत सारे हार्ट के छोटे छोटे सब पार्ट्स, ठीक है, इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में सुना तक नहीं है। राइट, तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो सुना है उसके बारे में बातचीत करने से पहले 2 वर्ड्स हैं जो बेसिकली आपको अभी याद रखने हैं। एक होता है आप लोगों का वर्ड सिस्टोल, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो तुम देख लेना क्या होगा, बट मैं तो उसको सिस्टोल ही कहती हूँ क्योंकि बोलने में आसान होता है। और दूसरा होता है आप लोगों का वर्ड डायस्टोल। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायस्टोल एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिस्टोल, अगर मैं इसको नॉर्मल इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करूं तो बहुत ही सिंपल है इनका मतलब। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जानते हो ना तुम लोग, अगर तुम्हारे पास एक बलून है लेट से, ठीक है, और वो बलून आप लोगों का पानी से भरा हुआ है, आपने ऊपर से नॉट, अपन बलून को क्या करते हैं, होली वाले बलून को ऊपर से नॉट बांधते हैं ना ताकि उसका पानी ना गिरे। तो लेट से एक बलून है वो पानी से भरा है, आपने उसको किसी तरीके से हाथ में आपने पकड़ के रखा है और फिर आपने अपने हाथ को नीचे से पिचका दिया, मतलब हाथ को क्या कर दिया, मुट्ठी बंद कर दी, तो बलून पिचक जाएगा और पिचक जाने को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना कहते हैं, बस खत्म। या फिर एक बॉल आती है जो यूजुअली आप देखते हो लोगों के हाथ में, स्पंज की बॉल, उसमें स्माइलीज बने होते हैं, बहुत सारे अलग अलग इमोजीज बने हुए होते हैं। वो कैसा रहता है जब हम लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं, खैर तुमने अभी तो खुद ब्लड डोनेट किया नहीं होगा, बट जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो वो बॉल बेसिकली हमारे हाथों में रख दी जाती है और हम लोगों को उसको ऐसा बंद चालू करना रहता है। ठीक है, क्यों करते हैं वो अलग बात है। अच्छा, कई लोगों को देखना गुस्सा आता है तो वो उस गुस्से में भी उस बॉल को पकड़ के इस तरीके से दबाते हैं सच दैट कि वो गुस्से में कुछ अनाप शनाप ना बोल जाएं, अपना एंगर कंट्रोल करते हैं वो लोग। तो वो जो स्पंज वाली बॉल होती है, आप उस स्पंज वाली बॉल को ना दबाना, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। और फिर आप क्या करना, उस स्पंज वाली बॉल को जब दबा दिए आप उसको छोड़ दो तो क्या होगी, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल का मतलब होता है हमारे हार्ट बीट का वो फिनोमेना या पूरे हार्ट की उस साइकिल का वो फिनोमेना जब हमारा हार्ट पिचक जाता है या फिर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने का मतलब ओरिजिनल जो उसका साइज होता है उस ओरिजिनल साइज से बताओ वो क्या हो जाता है, ओरिजिनल साइज से आप लोगों का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस बेसिकली उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, वो या फिर हिंदी भाषा में कहूं तो वो दब जाता है या पिचक जाता है, दैट इज नोन एज आप लोगों का सिस्टोल। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब इसी का जस्ट अपोजिट होगा। क्या, आप लोगों के लिए वर्ड होता है रिलैक्सेशन। जब आपका हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जब हार्ट वापस से अपने ओरिजिनल साइज में चला जाता है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है
कि सिस्टोल का मतलब क्योंकि ओरिजिनल साइज से कम होना होता है, तो डायस्टोल का मतलब होता है कि ओरिजिनल साइज से ज़्यादा, बट ऐसा नहीं। ओरिजिनल साइज में जब आपका हार्ट वापस चला जाता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की भाषा में जो सिंपल इंग्लिश भाषा के वर्ड से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको भी कॉम्प्लिकेट कर दिया गया और उसको नाम दे दिया गया कॉन्ट्रैक्शन एंड बेसिकली रिलैक्सेशन के बदले सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब आपको ये याद रखना होता है कि सिस्टोल किसे कहते हैं, डायस्टोल किसे कहते हैं। तो इसका मैं बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक नहीं है, मेरे अपनी खुद की निमोनिक्स है ये। आप लोग अभी 10th क्लास में हो तो आपकी मैथ्स की एक बहुत ही आप फेमस किताब पढ़ते हो, बताओ एनसीईआरटी के अलावा, आर डी शर्मा, है ना। मैथ्स में हम लोग आर डी शर्मा यूज़ करते हैं। बस इस आर डी शर्मा जी को आप याद रखिए, आर फॉर आप लोगों का रिलैक्सेशन, ठीक है, एंड डी फॉर आप लोगों का क्या, डायस्टोल, खत्म। ये वर्ड आप याद रखो। या फिर एक दूसरा भी निमोनिक्स हो सकता है जिसको जो याद रह जाए, जैसे आप ये याद रखो CS। अब C का मतलब होता है कंप्यूटर और S का मतलब होता है साइंस। इंजीनियरिंग की एक बहुत ही फेमस ब्रांच और काफ़ी ज़्यादा अर्न करने वाली भी ब्रांच, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट इसी ब्रांच में होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। कुछ भी आप याद रखो, एक भी अगर आपको याद है, लेट से आपको RD याद है, तो ये पता है कि R के लिए D साथ में है तो ऑब्वियस है कि C के लिए फिर S उसके अपोजिट में होगा। ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, डन, ओके। अब तुम्हारी बॉडी में ये जो सिस्टोल और ये जो डायस्टोल नामक फिनोमेना होता है, ये होता कैसे हमको ये समझना है। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोगों को वापस से बेसिक, हम लोगों ने कल जो एक रफ डायग्राम बनाया था हार्ट का, वो हम वापस से बना लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से बनाए थे बताओ। मेरे डायग्राम स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी उसको बनाने की। ये इस तरीके से था। अच्छा, फिर नीचे वाला पार्ट आप लोगों का ऐसे था। अब ये मेरा रफ डायग्राम है, ठीक है, कैसा भी। ये बीच वाली लाइन को वैसे हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ठीक है, ये कौन था, हम लोगों का सेप्टम था। ये आप लोगों के हार्ट का दूसरा पार्ट था, ठीक है। अच्छा, और ये अगेन आप लोगों के हार्ट का नीचे वाला पार्ट। ये ऐसा एक डायग्राम होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है इस तरफ का, मान लेते हैं ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पे कौन मौजूद होती है आप लोगों का, यहाँ पे ये बताओ, कल मैंने पढ़ाया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। ये हम लोगों की होती है पल्मनरी वेन। कौन होती है हम लोगों की, पल्मनरी वेन। याद आ रहा है, हाँ, ठीक है। उसके अलावा साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों का एक छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपका यहाँ से निकलता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, बराबर। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर नीचे से निकल के कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर कहाँ जाता है वो, कल की क्लास में सीखे हैं, लंग्स के पास जाता है। ऊपर कहाँ जाता है वो, लंग्स के पास जाता है। ठीक है, लंग्स के पास जा रहा है भैया, वो अच्छी बात है ना, ओके। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं बताओ, ये चीज़ आप लोगों की क्या कहलाती है। जो रेड कलर का मैंने बनाया है, ये क्या कहलाता है आप लोगों का, ये कौन होता है, ये आप लोगों की होती है पल्मनरी कौन, आर्टरी की, क्या नाम दिया था कल इसको हमने, थोड़ा सा अगर तुम्हें याद हो कि इस चीज़ को क्या नाम दिए थे इसको। अच्छा, मैंने एक मिनट यहाँ गलत नाम दे दिया, सॉरी। ये आप लोगों का कौन होता है, वेना कावा, ठीक है। ये होती है आप लोगों की वेना कावा। अच्छा, ये कौन होती है आप लोगों की, दिस इज नोन एज पल्मनरी आर्टरी। मैं इसको PA लिख देती हूँ, है ना। अच्छा, ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन टॉप वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं। पहली बात तो ये राइट साइड होता है, इसको हम लोग कहते हैं राइट, और ऊपर से ऊपर वाला है, इसको कहते हैं एट्रियम। ये लेफ्ट वाला है और ऊपर से ऊपर वाला है, इसको कहते हैं एट्रियम। नीचे वाले को क्या कहते हैं, राइट, और ये वेंट्रिकल, और ये क्या कहलाता है, राइट, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इस तरीके से हमेशा दुनिया में एक रूल होगा, क्या, कि जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो राइट वाला पार्ट है वो कौन सा, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो राइट वाला पार्ट है वो कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड। इसके अलावा आपके पास जो राइट वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल से भी पाइप्स जाती हैं। ठीक है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि हमारा भी एम उसको पूरी तरीके से ड्रॉ करना नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कल की क्लास से पढ़ चुके हैं। तो राइट वेंट्रिकल के पास से भी देखो एक पाइप निकलती है, रफ डायग्राम है ना। अब जो राइट वेंट्रिकल की तरफ से पाइप निकलती है, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर पाइप को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं आप लोगों का एरोटा।
ये लोग क्या कहलाती है, एरोटा, दिस इज नोन एज एरोटा, राइट। अच्छा, और साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों की अगेन यहाँ पे भी ऐसी आप लोगों की क्या होती है, वॉल्व होती है। इस पर्टिकुलर ऐसी एक ब्लड वेसल होती है, दिस ब्लड वेसल्स इज नोन एज आप लोगों का वर्ड पीवी। पीवी मतलब पल्मोनरी वेन्स। कहाँ से आ रही है, लंग्स के पास से आ रही है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, वो लंग्स के पास जाती है, ठीक है, डन, ओके डन। ये हम लोगों का एक बेसिक रफ डायग्राम है हार्ट का, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कल सीखा है। इसके अलावा हमको ये भी पता होता है कि आपका जो हार्ट होता है, उस हार्ट के पास वॉल्व्स होते हैं। अब कहाँ कहाँ होते हैं वॉल्व्स, वो समझना है हमको। देखो, एक वॉल्व तो हम मान के चलो ये होता है, ये इस तरीके से, ये एक वॉल्व तो ये होता है। इन वॉल्व्स को क्या नाम देते हैं वो नहीं सीखना है, ये वॉल्व होता है बस, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं ना इन वॉल्व्स को नाम देना, राइट। तो एक वॉल्व यहाँ पे होता है, लेट से मैंने इसको दे दिया वॉल्व नंबर 1 दे दिया। एक वॉल्व आप लोगों का यहाँ होता है, ये कल बताए थे, यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं, बिल्कुल यहाँ भी वॉल्व्स होते हैं, इसको नाम दे दिया वॉल्व नंबर 2। इसके अलावा 2 वॉल्व और होते हैं, कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के पास भी एक वॉल्व होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज वॉल्व नंबर 3। और आपकी जो अरोटा है उसके पास भी ऐसा एक वॉल्व होता है, दिस इज नोन एज वॉल्व नंबर 4। तो हार्ट के अंदर टोटल कितने वॉल्व्स होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं। टोटल कितने वॉल्व्स होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं। अब प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोसेस बेसिकली किस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपके हार्ट में जो ये वेंट्रिकल पोर्शन होता है ना, चाहे मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूं या चाहे मैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूं, ये हार्ट में कभी भी खाली नहीं होता, नेवर एम्प्टी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हार्ट का ये वाला हिस्सा कभी भी खाली नहीं होता, ठीक है। दे ऑलवेज हैव ब्लड, दे ऑलवेज हैव ब्लड। इनके पास एक मिनिमम अमाउंट का ब्लड तो भैया होता ही होता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, इनके पास एक मिनिमम क्वांटिटी का ब्लड होता ही है। तो मान लेते हैं ये जो राइट वेंट्रिकल है, इसके पास ये मिनिमम क्वांटिटी का ब्लड है, इतना ब्लड उसके पास पहले से है। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके पास भी मान लेते हैं इतना मिनिमम ब्लड पहले से है। अब प्रोसेस समझते हैं होता क्या है। आपकी जो वेना कावा है, ये क्या करती है, बॉडी के पास से जितना भी गंदा, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, वेना कावा क्या करती है, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स जितना भी ब्लड होता है वो लेकर आती है ना। वेना कावा के अलावा सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और एक आपका साइनस होता है जो ब्लड का भी, हार्ट का भी गंदा ब्लड। तो बेसिकली पूरे बॉडी के हर छोटे बड़े ऑर्गन्स, हर सेल, हर टिश्यू के पास से गंदा ब्लड लाके फेंका जाता है, डंप किया जाता है, कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ठीक है। क्या किया जाता है, राइट एट्रियम में। तो हमारे जो ह्यूमन हार्ट की शुरुआत होती है वो कैसे होती है, राइट एट्रियम में ब्लड फिल होना शुरू होता है। क्या होता है बताओ, हम लोगों के ह्यूमन हार्ट में जो हम लोगों का राइट एट्रियम होता है, इस राइट एट्रियम में ब्लड फिल होना शुरू होता है। तो वेना कावा ने क्या किया, वेना कावा ने पहले हर जगह से गंदा खून लेकर आ गई, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेकर आ गई। साथ में जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ने क्या किया, ये अच्छा ऑक्सीजनेटेड खून लेकर आई। कहाँ से लेकर आती है, लंग्स के पास से लेकर आती है, ठीक है। जिस तरीके से वेना कावा गंदा खून लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है सारे बॉडी पार्ट से, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। कहाँ से लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रॉम लंग्स, लंग्स के पास से, और लेकर आई। अब होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान थोड़ा थोड़ा खून टिप 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 करके यहाँ पे आप लोगों के राइट एट्रियम में गिरना शुरू होता है, ठीक है, राइट एट्रियम में गिरना शुरू होता है। सिमिलरली वही थोड़ा थोड़ा टिप 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 ब्लड करके आप लोगों का पल्मोनरी वेन से ये ब्लड निकल के कहाँ गिरना शुरू होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरना, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में गिरना शुरू होता है। यानी कि बेसिकली अभी आप लोगों की वो पर्टिकुलर प्रोसेस शुरू है, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप लोगों का जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके इसमें क्या चल रहा है, ब्लड को भरा जा रहा है, ब्लड की फिलिंग चल रही है ना। इनके अंदर क्या चल रही है, ब्लड की फिलिंग चल रही है। धीरे धीरे इनके ब्लड भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। अब होता कैसा है इस पूरी प्रोसेस में, ये जो वॉल्स हैं ये क्लोज होती है, जो V1 और V2 वॉल्स है ना, जो नीचे जाने का रास्ता है, जो दरवाजे हैं,
एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच के वो बंद होते हैं। बट दिक्कत ये है कि जैसे जैसे वेना कावा राइट एट्रियम में ब्लड भरती है, जैसे जैसे पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरती है, धीरे धीरे ब्लड की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे अगर ब्लड की क्वांटिटी बढ़ने लगी तो होता ये है कि आप लोगों का ब्लड का मतलब ऑब्वियसली ब्लड के पास वेट होता है ना, जैसे पानी की बॉटल है, अगर बॉटल खाली है तो देखना बॉटल हल्की लगती है, पानी से भर दोगे तो बॉटल भारी लगती है। तो सिमिलरली जैसे जैसे ब्लड उन एट्रियम्स में, राइट और लेफ्ट एट्रियम्स में फिल हो रहा है, ब्लड की वजह से वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक बहुत ही ज्यादा वेट प्रोड्यूस हो रहा है, एक भार क्रिएट हो रहा है। तो अभी वॉल्व V1 और V2 खुली नहीं है, ठीक है, बट उस प्रेशर की वजह से, उस ब्लड के प्रेशर की वजह से थोड़ा थोड़ा सा ब्लड आप कह सकते हो कि उन वॉल्व्स के थ्रू लीक होते हुए क्या हो जाता है, नीचे पहुंच जाता है। लीक वर्ड तो गंदा वर्ड होगा, बट क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग कंप्लीट 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे ना कि मैं वाले वर्ड्स तुम लोगों के सामने रख सकूं। तो आप यही वर्ड याद रखना कि आपके पास ये जो ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया था, ये ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता था, ये ब्लू कलर इंडिकेट करता था कि उसके पास पहले से खुद का ऑलरेडी खुद का क्या है, ब्लड है। और हमने जो यहाँ पे ये पिंक कलर से अभी शेडिंग की, ये पिंक कलर क्या इंडिकेट करता है कि वॉल्स अभी ओपन नहीं हुई, वॉल्स आर नॉट ओपन, ठीक है, आर नॉट ओपन। ये जो ब्लड आया है, ये ब्लड कौन सा वाला ब्लड है, ये आप लोगों का लीक होते होते थोड़ा थोड़ा टिप 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 बरसते हुए नीचे आ गया। अब होगा कैसा, वेना कावा ने जितना ब्लड भरना था भैया उसने राइट एट्रियम में भर दिया, और जितना ब्लड आपके पल्मोनरी वेन को लेफ्ट एट्रियम में भरना था उसने भी भर दिया। अब होता क्या है, अचानक से दरवाजे खुल जाते हैं, वॉल्व V1 और V2 ओपन हो जाती है, और V1 और V2 अगर ओपन हो गई तो सारा का सारा राइट एट्रियम का ब्लड इन वॉल से होते हुए लेफ्ट एट्रियम का ब्लड सारा नीचे कहाँ पे आ जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है। यानी कि वेंट्रिकल्स को पहले से दो ब्लड्स तो उनके पास थे ही, एक पहले से उनका खुद का, दूसरा राइट वेंट्रिकल वाला मतलब ऊपर से एट्रियम से लीक होने वाला, और तीसरा ब्लड अभी और आ गया। ये तीनों ब्लड अलग अलग प्रकार के नहीं है, थे ना, अब ब्लड अलग अलग प्रकार के कैसे हो सकते हैं तुम खुद सोचो, बट ये कब कौन से ब्लड है मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, कब कौन सी फेज में कौन सा ब्लड आए। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि राइट वेंट्रिकल्स हमेशा खाली होती हैं, और जैसे ही आप लोगों का क्या कहते हैं एट्रियम से वॉल्स खुलती है तब सारा का सारा ब्लड नीचे आता है। ऐसा नहीं होता, जब वॉल्स खुलती हैं, ठीक है, तब आपका ब्लड आता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन बिना वॉल्स के खुले भी आप लोगों का ब्लड आता है, और बिना लीक हुए भी उसके पास पहले से क्या होता है, ब्लड होता है। तो इस तरीके से आपके जो एट्रियम्स थे लेफ्ट और राइट के, वो पूरे तरीके से खाली हो गए। पहले उनको दोनों की दोनों किसने भर दिया, आप लोगों की पल्मोनरी वेन ने भर दिया और आप लोगों के वेना कावा ने भर दिया। अब बाद में ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए, इन्होंने वॉल्स को ओपन किया, सारा ब्लड नीचे फेंक दिया। बट जब ये ब्लड आप लोगों का नीचे फेंका जा रहा था, तब क्या ये ब्लड अपने आप, हेलो, जब आप लोगों का ब्लड इस तरीके से नीचे फेंका जा रहा था, है ना, जब ये ब्लड को हमने क्या किया, नीचे फेंका, तो ये ब्लड नीचे गया कैसे, अपने आप चला गया क्या, नहीं, ये अपने आप नहीं जाता। कैसे इसको नीचे कैसे फेंकते हैं हम लोग, बताओ। हम तो नहीं फेंकते, बेसिकली हमारी जो मैंने कल ही बताया था कि हार्ट की फंक्शन एक इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस होती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। तो बेसिकली होता ये है कि हम क्या करते हैं, प्रेशर, हम मतलब हमारा हार्ट इन एट्रियम में यहाँ से यहाँ क्या करता है, प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है, प्रेशर अप्लाई करता है। राइट एट्रियम को दबाया जाता है, दबाया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। लेफ्ट एट्रियम को भी क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, दबाया जाता है। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनके अंदर जितना भी ब्लड फिल हुआ होता है, वो ब्लड कहाँ चला जाता है, बाहर, मतलब छोड़ के उनको चला जाता है ना, जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तभी वो नीचे जाता है, और तभी उनकी वजह से वो जो वॉल्स हैं वो क्या होती है, ओपन होती है। हम नहीं करते हैं, हमारी बॉडी करती है उनको। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, वो सिग्नल भेजती है राइट एट्रियम को कि चलो कॉन्ट्रैक्ट हो, चलो कॉन्ट्रैक्ट हो। वो सिग्नल भेजती है कॉन्ट्रैक्शन का, तो
सिग्नल सबसे पहले कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के पास आता है, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम पटाख से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और सारा ब्लड नीचे गिर जाता है, ठीक है, और ये सारा ब्लड नीचे गिर जाता है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ब्लड चला गया, किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इससे ब्लड चला गया। ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में चला गया, राइट वेंट्रिकल के पास चला गया, और ब्लड किसके पास चला गया, आप लोगों के लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला गया। यानी कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो साइमल्टेनियसली उसी दौरान वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो रहा होता है, ब्लड आप लोगों का फिल हो रहा होता है। क्या ये 2 स्टेप समझ में आई? ये 2 स्टेप्स क्या थी? सबसे पहली स्टेप बताओ क्या थी, कि हम लोगों के पास जो एट्रियम से लेफ्ट और राइट वाले ये एट्रियम्स क्या होते हैं, आप लोगों के ब्लड को फिल करते हैं। अच्छा, उसमें भी मैं तुम्हें बता दूं, ब्लड जब फिल हो रहा होता है दोनों एट्रियम्स में, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे राइट एट्रियम हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ब्लड की फिलिंग वाली सिचुएशन में, आप लोगों का जो एट्रियम होता है वो रिलैक्स पोजिशन में होता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती, हुआ भरो जितना ब्लड भरना है। लेकिन जब ब्लड भर जाता है तब वो क्या हो जाता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जब वो खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस वक्त आपका जो नीचे वाला वेंट्रिकल है उसके साथ बोलो क्या हो रहा होता है, उसके अंदर फीलिंग हो रही होती है, उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है। और दुनिया में जब जब ब्लड फिल होता है तब तक वो सारी चीजें कैसी पोजीशन में रहती हैं, रिलैक्स पोजीशन में रहती हैं। मतलब स्टेप नंबर 2 में एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए लेकिन वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहे। उन्होंने बोला भैया हमको कुछ नहीं करना, मैं ब्लड भर रहा है ना, शांति से भरने दो। अच्छा, और जब स्टार्टिंग में आप लोगों के एट्रियम में ब्लड भर रहा था तब वेंट्रिकल्स के साथ क्या हो रहा था, कुछ नहीं, वेंट्रिकल्स के पास अपना खुद का पहले से ब्लड था, थोड़ा थोड़ा ब्लड लीक होके जा रहा था, है ना। उस वक्त आपके वेंट्रिकल्स कुछ नहीं कर रहे थे, वेंट्रिकल चुपचाप बैठे हुए थे शांति से, अच्छे बच्चों के जैसे। इसका मतलब उस वक्त वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे ना, तो मतलब उनके अंदर ब्लड फिल हो रहा था ना, तो उनके अंदर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, वो मस्त, वो भी कैसे थे, रिलैक्स बैठे हुए थे। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप ऐसी होती है जिसमें बॉडी के अपर 2 पार्ट्स रिलैक्स करते हैं और बॉडी के यानी कि हार्ट के नीचे के 2 चैम्बर्स भी रिलैक्स करते हैं। और रिलैक्सेशन को मैंने अभी क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें रिलैक्सेशन की प्रोसेस को, हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। इसीलिए हम लोगों की जो स्टेप नंबर 1 होती है, स्टेप नंबर 1 इज नोन एज आप लोगों का रिलैक्सेशन स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या कहते हैं उसको, रिलैक्सेशन स्टेप। रिलैक्सेशन यानी कि किसका रिलैक्सेशन, डायस्टोल। डायस्टोल किसका रिलैक्सेशन हो रहा है, वहां पे आप लोगों के एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं। डायस्टोल एट्रिया भी हो रहा है, साथ ही साथ में आपके वेंट्रिकल्स भी उस दौरान क्या कर रहे थे, डायस्टोल कर रहे थे, दोनों मिलकर रिलैक्स थे। इसीलिए स्टेप नंबर 1 को कई बार आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी जो मैं ये वर्ड्स बता रही हूँ, इस तरीके के वर्ड्स आपकी बुक में इस्तेमाल नहीं किए गए, बट मेरे हिसाब से ह्यूमन हार्ट को अगर आप 10th स्टैंडर्ड में ही इस तरीके से पढ़ लेते हो तो आगे की क्लासेस में दिक्कत नहीं होती, थोड़ी कम होती है, ठीक है। बाद में तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग आंसर कैसे लिखना है वो मैं मार्क करके भेज दूंगी, लेकिन बेसिकली समझ में आ रहा है हो क्या रहा है कि स्टेप नंबर 1 में टॉप के दोनों पार्ट और बॉटम के दोनों पार्ट, हार्ट के दोनों चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स, बेसिकली ऑल 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है। क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि जितने के चारों चैम्बर्स थे वो चारों के चारों चैम्बर्स क्या हुए, रिलैक्स पोजीशन में बैठे हुए थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस दौरान आपका जो एट्रिया था यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, उसके साथ क्या काम चल रहा था, उसके साथ ब्लड के फीलिंग का काम चल रहा था दोनों तरफ। और जो नीचे के 2 वेंट्रिकल्स थे, उन वेंट्रिकल्स के साथ क्या काम चल रहा था, उनके साथ कोई काम नहीं चल रहा था, वो मजे से बस अपना क्या हुए थे, पड़े हुए थे, उनके साथ कोई काम नहीं हो रहा था। समझ में आ रही है? उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था। अब आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बोलो क्या होता है, जितना एट्रिया को भरना था स्टेप नंबर 1 में वो भर गया, ब्लड फिल हो गया। अब एट्रिया बोलता है भैया कि मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है ब्लड को फिल करवाने की, अब इस ब्लड को लेकर जाओ। तो बेसिकली जो एट्रियास आपके पास होते हैं, ये एट्रियास खुद को क्या करवा लेते हैं, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज व्हाट, सिस्टोल। तो बेसिकली आप लोगों का एट्रिया क्या हुआ, सिस्टोल हो गया इस प्रोसेस के दौरान। लेकिन इसी सेम प्रोसेस के दौरान जो नीचे के 2 वेंट्रिकल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं हमें क्या दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मस्त एकदम खुश हैं। और इस प्रोसेस के दौरान वेंट्रिकल्स वैसे के वैसे ही रहते क्योंकि ब्लड की फिलिंग शुरू है। अगर ऊपर से एट्रिया ब्लड फेंक रहा है नीचे
तो ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा होगा, और जब जब दुनिया में ब्लड फिल होता है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन कहते हैं। इसका मतलब वेंट्रिकल्स इस दौरान मेरे क्या हो रहे होंगे, अभी भी अपना वही वैकेशन पीरियड डायस्टोल ही मना रहे हैं, या अभी तक डायस्टोल पोजीशन पर ही है, या अभी भी कैसे हैं आप लोगों के, रिलैक्स है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे एट्रिया, स्टेप नंबर 2 में एट्रियास क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं दोनों, बट वेंट्रिकल स्टिल अभी भी क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में दो चैम्बर्स मतलब मैं किन चैम्बर्स की बात कर रही हूँ, आपके एट्रिया वाले चैम्बर्स की बात कर रही हूँ। ये लोग क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और इसी सेकेंड स्टेप में आपके जो नेक्स्ट 2 चैम्बर्स होते हैं बचे वाले, कौन से बोलो, वेंट्रिकल्स, ये कुछ नहीं करते, ये अभी भी कैसे होते, रिलैक्स होते। पहले भी स्टेप नंबर 1 में भी रिलैक्स थे, स्टेप नंबर 2 में भी रिलैक्स होते, चिल एकदम। अच्छा, अब लेकिन जब स्टेप नंबर 2 में ऊपर के एट्रिया से जब नीचे के वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था, तो क्या ये ब्लड लीक होकर आया, क्या चोरी छुपे आया क्या वेंट्रिकल के पास, नहीं, ये एकदम कैसे आया, हीरो के माफिक इसने एंट्री ली, दोनों वॉल्स को उसने ओपन किया। हमने हमारे डायग्राम में इन वॉल्स को किस सिंबल से इंडिकेट किया है, V1 और V2, यानी कि जब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वॉल V1 एंड आपके वॉल V2 ओपन हो जाते हैं, ताकि ऊपर का सारा ब्लड नीचे गिर जाए, तभी तो वॉल से सारा ब्लड नीचे आएगा ना, है ना, ये ब्लड नीचे आएगा। तो बेसिकली इस प्रोसेस के दौरान वॉल V1 एंड V2 ओपन होती हैं, एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि एट्रियास के अंदर का जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, बाहर मतलब नीचे की तरफ फ्लो आउट हो रहा है, और जो नीचे में वेंट्रिकल्स मौजूद होती हैं वो ऊपर से गिरने वाले ब्लड को क्या कर लेती हैं, बताओ, अपने अंदर ब्लड को फिल करवाना शुरू करती हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्या हो रहा है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि वेंट्रिकल्स कभी भी खाली नहीं होती, उनके अंदर अपना थोड़ा थोड़ा ब्लड पहले से होता है। जब एट्रियास ऊपर से उनको पल्मोनरी वेन और वेना कावा भर रही होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि उस भरने वाली प्रोसेस के दौरान वॉल्स ओपन होती हैं। उस प्रोसेस के दौरान आपकी जो वॉल्स V1 एंड V2 रहती है ना, ये आपस में कैसी रहती हैं, क्लोज रहती हैं, यानी कि ब्लड नीचे नहीं आ सकता, बट परंतु ब्लड का भार होता है, भार की वजह से ब्लड नीचे टपकने लगता है, थोड़ा थोड़ा लीक होके। तो बेसिकली जो मैंने ये पिंक कलर का सिंबल बनाया है, इसी चीज को इंडिकेट करते बनाया है कि ये ऐसा ब्लड है जो लीक के थ्रू आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऊपर के एट्रियम्स के अंदर बहुत सारा ब्लड आ जाता है, वो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि प्रेशर की वजह से आप लोगों की एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वॉल्स ओपन हो जाती हैं और सारा ब्लड नीचे आ जाता है। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। अब नीचे आ गया ब्लड, अब जब नीचे सारा ब्लड आ जाएगा तो इसी दौरान जो ऊपर आपके एट्रियम से अगर सारा का सारा ब्लड नीचे आ गया, इसका मतलब ऊपर के जो एट्रियम्स है उनके अंदर ब्लड क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर ब्लड खत्म हो गया, इसका मतलब वो वापस से क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, यानी कि आपकी एट्रियास जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, जो सिस्टोल कर रही थी, ये वापस से बोलो क्या करती हैं, डायस्टोल करना वापस से शुरू कर देती हैं। डायस्टोल मतलब वापस से खुद को बोलो क्या करती हैं, चलो अब हम लोग रिलैक्स हो गए। लेकिन अब टेंशन आ जाती है भैया, किस केस में, अब किसका एग्जाम शुरू हो गया, अब वेंट्रिकल्स का एग्जाम शुरू हो गया। स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 2 में तो वेंट्रिकल्स मजे से रिलैक्स कर रही थी, लेकिन अब वेंट्रिकल्स पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अब ब्लड किसके अंदर भर चुका है, वेंट्रिकल्स के अंदर भर चुका है। अब यहाँ पे जो सिग्नल जो हमारा ब्रेन भेजता है ना हार्ट को कि कॉन्ट्रैक्ट हो, अब ये सिग्नल पहुंचा किसके पास था, आपके वेंट्रिकल्स के पास तक ये सिग्नल पहुंचा, और अब आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं वेंट्रिकल्स। फर्स्ट टाइम आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है वेंट्रिकल्स पहली बार। अभी तक वेंट्रिकल्स कैसी थी, मस्त रिलैक्स थी, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब देखो समझते हैं कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो कैसे होगा। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल, गर्मी का सीजन चल रहा है, नहीं भी चल रहा है तो चलो आम खरीद के ले आना, वो चूसने वाला आम, काट के खाने वाला नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर का एक छोटा सा पार्ट निकाल के उसको चूस चूस के उसके अंदर का रस पीते हैं। अब आम के अंदर गुठली होती है, मान लेते हैं तुमने जब आम को पकड़ के तुम चूस रहे थे, उस दौरान तुमने नीचे से थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, क्या होगा, उस आम के अंदर की जो गुठली है वो उचक के आ जाएगी बाहर, राइट। तो इसका मतलब अब स्टेप नंबर 3 में जब मैं इस तरफ से और इस तरफ से क्या लगा रही होंगी, वेंट्रिकल्स को जब हम प्रेशर लगा रहे होंगे,
तो उन वेंट्रिकल्स के अंदर भरा हुआ ब्लड उचक के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो, मतलब वो वहां नहीं रहेगा। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड क्या होता है, उनको खाली करने की, देखो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है ब्लड खाली हो रहा है, खाली हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा, ये बात समझो। और जब भी कोई भी चीज जब रिलैक्स कर रही होती है तो रिलैक्सेशन का मतलब होता है ब्लड भरा जा रहा है उस दौरान, है ना। जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हो तो कैसे रिलैक्स होकर खड़े हो जाते हो, तो भर रहा है भैया, खड़े हैं हम लोग, राइट। और जैसे ही भर जाता है क्या करते हैं, उसको खर्च करने के लिए गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है मतलब उसके अंदर ब्लड भरा जा रहा है, और जब ब्लड भर जाता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका मतलब उसको अपने ब्लड को भगाना है। सोचो, उसको भगाना है, उसको निकालना है, भैया जा जा जा। अब कहाँ जाएगा वो हमारी अलग टेंशन है, बट उसका टेंशन क्या है, ब्लड को भगाओ भगाओ। तो अभी आपके वेंट्रिकल्स यानी कि नीचे वाले हिस्से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिग्नल ब्रेन ने वहां तक भेज दिया, चलो कॉन्ट्रैक्ट हो, चलो कॉन्ट्रैक्ट हो, चलो कॉन्ट्रैक्ट हो। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके पास होता है दो ऑप्शन। अब वो दो ऑप्शन क्या होते हैं, वो दो ऑप्शन ये होते हैं, ठीक है, वो ये होते हैं कि या तो ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर घुस जाए, मैं भी राइट वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ, या तो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर घुस जाए, या तो वापस से राइट एट्रियम में चला जाए। अब अगर ब्लड वापस से राइट एट्रियम में चला गया, मतलब बेसिकली मैं कहूँ बैकफ्लो हो गया ब्लड का, क्या फायदा, नीचे ब्लड भेज के वापस से ब्लड ऊपर भेज दिया, कोई फायदा नहीं। तो अब हम तो डिसाइड करेंगे नहीं ना कि आप लोगों का राइट एट्रियम में ब्लड जाए ना जाए, क्योंकि ब्लड की टेंडेंसी होगी, क्योंकि उसको देखो वहां पे ज्यादा जगह मिल रही है, और पल्मोनरी आर्टरी पतली सी है, पतली सी जगह का मतलब है एरिया कम, एरिया कम मतलब प्रेशर ज्यादा। तो वो कोशिश क्या करेगा, ब्लड की एट्रियम में घुसे, ना कि पल्मोनरी आर्टरी। अगर कोई तुमसे कहेगा कि भैया एग्जाम नहीं देके भी देखो 80 में से 80 दे देंगे, और एग्जाम देके भी देखो 80 में से 80 दे देंगे, तो तुम क्या चूज करोगे कि यार इससे अच्छा कि बिना एग्जाम दिए मैं फुल मार्क्स ले लेता हूँ। तो ब्लड भी क्या ऑप्शन चूज करेगा, अरोटा में कौन घुसे यार, पल्मोनरी आर्टरी में क्यों घुसे यार, इससे बेटर है कि वापस से अपने एट्रियम में चले जाओ, जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं वापस। लेकिन ऐसा नहीं होता, ब्लड का बैकफ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लड जो है जैसे ही सोचता है अरोटा में नहीं जाऊंगा, पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाऊंगा, उसके बदले वापस से जहां से आया हूं आर्टरी वहां चला जाता हूं, तो तुरंत आपकी जो ये वॉल्स होती है ना वो बंद हो गई होती हैं। उस दौरान तक वॉल V1 और वॉल V2 इस दौरान क्या हो गई होती हैं, बंद हो जाती हैं। वॉल V1 और V2 इस दौरान क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और वॉल V1 और V2 जब इस दौरान बंद हो जाती हैं तो इसका मतलब थर्ड स्टेप में आपका ब्लड, जब आपका ये डायस्टोल मतलब बेसिकली जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, तब आपकी जो वॉल V1 एंड V2 थी वो क्लोज थी, और वॉल V1 और V2 के क्लोज होने की वजह से आप लोगों को क्या है, बैकफ्लो नहीं होता, है ना, बैकफ्लो नहीं होता, प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। व्हाट डू यू मीन बाय बैकफ्लो ऑफ ब्लड, कि अरोटा में ना घुस के वापस से एट्रियम में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में ना जाके वापस से क्या हो गया, आप लोगों के एट्रियम में चला गया। ये होने से रोकता है, यानी कि वॉल V1 और V2 खुलती कब है, सिर्फ स्टेप नंबर 2 में खुलती है, जब आप लोगों के ऊपर वाले पार्ट को क्या होना रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होना रहता है। जैसे ही ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तुरंत वो अपने वॉल्स को बंद कर लेती हैं, तुरंत। नेक्स्ट स्टेप में आपके वॉल्स आपके क्या रहते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब ब्लड कहाँ जाएगा, अब ब्लड के पास दो ऑप्शन थे, उसमें से ऊपर जाने वाला ऑप्शन तो बंद हो गया, तो ये जो ब्लड है इनडायरेक्टली फिर बेचारा मजबूरी वश क्या होता है, आप लोगों के पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। फिर उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड किसके अंदर घुसने लगता है, अरोटा के अंदर घुसने लगता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के पास भी देखो वॉल्व है, क्या नाम है उसका, V3, और अरोटा के पास भी वॉल्व है, उसका नाम क्या है, बोलो V4। अभी तक मतलब ऊपर वाली स्टेप्स में क्योंकि अरोटा का कोई काम नहीं था, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का कोई काम नहीं था, तो इसका मतलब पहली वाली स्टेप में V3 और V4 भी क्या रही होंगी, क्लोज रही होंगी। स्टेप नंबर 2 में भी उनका कोई काम नहीं था, तो V3 और V4 अभी भी क्या रही होंगी, आप लोगों की बेसिकली क्लोज रही होंगी, है ना। स्टेप नंबर 2 में भले ही V1 V2 ओपन हो गए थे कि V3 V4 अभी भी क्या रहे होंगे, क्लोज रहे होंगे। लेकिन स्टेप नंबर 3 में अब काम आ गया है, अब तो उसी अरोटा से ऊपर जाना है, तो इसके लिए V3 और V4 को बोलो क्या होना पड़ा होगा, ओपन होना पड़ा होगा, और आपका जो ब्लड है वो कहाँ चला गया होगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो कहाँ गया होगा, लंग्स तक चला गया होगा। और
अरोटा से होते हुए वो कहाँ तक चला गया होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक चला गया होगा। इस तरीके से राइट वेंट्रिकल ने अपना सारा ब्लड क्या कर दिया, खाली कर दिया। इस दौरान जो आपके दो चैम्बर्स हैं, कौन से दो चैम्बर्स की बात कर रही हूं मैं, आपके वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स बोलो क्या हो रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे का मतलब इनके अंदर से ब्लड क्या हो रहा था, बाहर निकाला जा रहा था। और इसी प्रोसेस के दौरान जो आपके जो बाकी के दो चैम्बर्स हैं, बोलो कौन से दो चैम्बर्स, ऊपर वाले एट्रिया, वो बड़े मजे से रिलैक्स पड़े थे। हमारा खून तो खत्म हो गया, हमने तो दे दिया वेंट्रिकल को। एट्रिया रिलैक्स पड़े हुए थे, और इस दौरान जब वो रिलैक्स पड़े हुए थे तो उनके अंदर वापस से ब्लड क्या करा जा रहा था, भरा जा रहा था। मतलब ब्लड भरने की प्रोसेस थोड़ी बेसिकली शुरू थी। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है, वेंट्रिकल्स ने सारा ब्लड दे दिया। इसका मतलब अब इस पूरी प्रोसेस में वेंट्रिकल बोलो क्या हो गई होगी, वापस से खाली हो गई होगी, है ना। अब आपकी वेंट्रिकल वापस से क्या हो गई, खाली हो गई। आपकी वेंट्रिकल वापस से क्या हो गई, खाली हो गई। अब वेंट्रिकल खाली हो गई, वेंट्रिकल खाली हो गई, ध्यान से सुनना, वेंट्रिकल क्या हो गई, खाली हो गई। अब वेंट्रिकल खाली हो चुकी है। अच्छा, अब जो आपकी एट्रिया है, वो एट्रिया क्या हो रही है, भर रही है ना, उसकी प्रोसेस चल रही है, भरने की प्रोसेस चल रही है। तो डोंट यू थिंक कि ये स्टेप नंबर 4 बेसिकली आपकी वापस से स्टेप नंबर 1 ही है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में भी तो यही हो रहा था कि आप लोगों के जो वेंट्रिकल्स थे वो कैसे थे, रिलैक्स थे, और आपके जो एट्रियास थी वो भी कैसी थी, रिलैक्स थी। वेंट्रिकल्स क्यों रिलैक्स थे, क्योंकि वो खाली थे इसीलिए वो रिलैक्स थे, और एट्रिया क्यों रिलैक्स थी, क्योंकि वो भर रही थी इसीलिए वो रिलैक्स थी। तो यहाँ पे तुम्हें लगता स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के बाद वापस से स्टेप 4 आ गई। स्टेप 4 किसके बराबर है, स्टेप 1 के बराबर है। यानी कि स्टेप 3 के बाद आपकी जो ब्लड के अंदर बाहर आने की जो प्रोसेस होती है ना, वो खत्म हो जाती है। फिर वापस से स्टेप 1, वापस से स्टेप 2, वापस से स्टेप 3। तो बेसिकली इन तीनों स्टेप्स को, है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इन तीनों स्टेप के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कार्डियक साइकिल। यानी कि इस पूरी एक कार्डियक साइकिल में आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज वन कार्डियक साइकिल। ये क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। अच्छा, एक और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गई। जैसे ही आप लोगों का ये ब्लड अरोटा से ऊपर चला जाएगा, तुरंत वो वॉल्व V4 भी खुद को बंद कर लेगी, और जैसे ही आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से ऊपर चला जाएगा, वो वापस से खुद को बंद कर लेगी। क्यों, अगर खुद को बंद नहीं करेगी तो ब्लड वापस से नीचे नहीं गिर जाएगा, इसीलिए बंद कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी क्या बात कर लेते हैं हम लोग, इसी पर्टिकुलर साइकिल को हम लोग कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। और ये प्रोसेस, अगर ये एक कार्डियक साइकिल वापस से बार बार रिपीट होती रहती, जब तक तुम जिंदा हो ना, ये कार्डियक साइकिल बार बार खुद को क्या करती है, रिपीट करती रहती है। और इसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं बीटिंग ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, बोलते हैं हार्ट बीट, हमारा हार्ट चल रहा है, धक धक कर रहा है। इसी कार्डियक साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा धक धक करना बेसिकली कहते हैं। ये जो कार्डियक साइकिल हम लोगों की बॉडी में होती है, ये हार्ट हमारा नॉन स्टॉप बीट करता रहता है। अच्छा, तुमने डॉक्टर लोगों के पास वो देखा होगा स्टेथोस्कोप, वो कान में डाल लेते हैं और तुम्हारे चेस्ट पे रख के आवाज सुनते रहते हैं। कभी कभी तुम्हारे हाथों के पास रख के पल्स रेट भी सुनते हैं। तो वो जो बॉडी के अंदर आवाज होती है धक धक, वो आती क्यों है? क्या सही में जब हमारा हार्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, है ना। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो क्या जब सही में हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, क्या सही में ऐसा होता है कि धक 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 सही में ऐसा करता है क्या? हार्ट हमारा आवाज नहीं करता, ना ही हार्ट की मसल्स आवाज करती हैं। बेसिकली देखो आवाज क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या, रियलिटी सुन लो। आप लोगों के जब एट्रियम से नीचे ब्लड टपक रहा था, तब आपकी वॉल V1 और V2 ओपन थी, सही कह रहे हैं। और उसके बाद जब ब्लड नीचे आ गया, ठीक है, फिर अब क्या होता है, अब आपके वेंट्रिकल्स खुद को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड को वापस से ऊपर जाना होता है। तो ताकि वो ऊपर जाने से बैकफ्लो ना हो जाए, वॉल V1 और V2 खुद को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं।
तो जब वॉल्व V1 और V2 खुद को बंद करते, दे आर लाइक दरवाजा, ठीक है, जब V1 एंड V2 खुद को बंद करते हैं तब एक्चुअली आवाज आती है धक से। धक, एक हम लोगों को हार्ट में जो आवाज आती है धक धक, जो पहला धक होता है वो इसलिए सुनाई देता है कि जब वॉल्व V1 और V2 खुद को बंद कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स का ब्लड निकल के कहाँ जाने लगता है, अरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में ब्लड चला गया, बट सारा ब्लड नहीं जाता वेंट्रिकल्स का, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वेंट्रिकल्स के पास हमेशा ये ब्लू वाला ब्लड हमेशा रहता है। अब जितना भी ब्लड ऊपर जाना था अरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में वो चला गया। अब ताकि ब्लड वापस से नीचे ना गिर जाए तो वॉल नंबर 3 और वॉल नंबर 4 ये भी खुद को क्या कर लेती हैं, ये भी खुद को बंद कर लेती हैं। तो जब वॉल 3 और वॉल 4 खुद को बंद करती है तो अगेन एक आवाज आती है, दैट इज धक। दैट धक धक इज वी आर कॉलिंग, बचपन से दैट धक धक इज आप लोगों का बोलो क्या, हार्ट बीट। हम लोग जो स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं ना डॉक्टर लोग, दैट इज है ना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, वो किस चीज की आवाज सुनते हैं, वो इन्हीं वॉल्स के क्लोज और इन्हीं वॉल्स के ओपन होने की बेसिकली क्या सुनते हैं, आवाज सुनते हैं। ठीक है, वो इसी चीज की क्या करते हैं, आवाज सुनते हैं कि एक बार आपका वॉल V1 V2 बंद होती है और दूसरी बार वो क्या होती है, वॉल V3 V4 बंद होती है। तो इस धक धक को सुनने के लिए ऑडिबल, ये ऑडिबल कैसे होती है, अब जैसे तुम और मैं बैठे हैं आजू बाजू, तो क्या तुम्हारे धक धक की आवाज मुझे सुनाई आती है क्या, नहीं, हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है, वो कान में डॉक्टर वाली मशीन लगानी पड़ती है जिससे वो सुनते हैं। दैट मशीन, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज व्हाट, आपका स्टेथोस्कोप। स्पेलिंग याद रखना, पेपर में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, स्पेलिंग गलत नहीं करना। STET स्टेथोस्कोप, स्टीथोस्कोप ऐसे याद रखना, स्टीथोस्कोप, इस तरीके से प्रोनाउंस करके उस चीज को याद रखोगे। तो स्टेथोस्कोप क्या करता है, हमें क्यों नहीं कानों में आवाज आती, बेसिकली स्टेथोस्कोप कुछ नहीं करता, ये जो भी धक धक की आवाज होती है ना, उस धक धक की आवाज को, साउंड को ये बेसिकली क्या कर देता है, मैग्नीफाइज कर देता है। जैसे तुम लोगों को अगर कोई बारीक बारीक चीजें नहीं दिखती तो हम लेंस लगा के देखते हैं ताकि बड़ा बड़ा दिखे, राइट। अगर तुम लोगों को मेरी आवाज लेट से ऑडिबल नहीं हो रही तो मैं माइक लगा के बोलूंगी सच दैट कि तुम्हें ऑडिबल हो। तो माइक क्या करता है, मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज की जो क्या कहते हैं इंटेंसिटी कहूँ मैं उसको बढ़ा देता है, लाउड कर देता है उसको और लाउड। तो सिमिलरली स्टेथोस्कोप भी क्या करता है, आप लोगों के जो हार्ट के अंदर जो साउंड क्रिएट हो रहा है उस साउंड को वो बेसिकली क्या कर देता है, मैग्नीफाइज कर देता है ताकि आपको वो चीज क्या हो, सुनाई आ सके, राइट। ये होता है काम आप लोगों का स्टेथोस्कोप का। कौन करता है वो आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ में कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक कंप्लीट रिलैक्सेशन, इस कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, इस कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, या फिर इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि हार्ट बीट को डिफाइन करो, तो आपको ऐसे में लिखना है, 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का हार्ट बीट। अब देखो थोड़ी सी ना हम जीके फैक्ट वाली बातचीत करते हैं, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बताई कि सबसे पहली स्टेप में आपका एट्रियास भर रही होती हैं और वेंट्रिकल्स मस्त सोए पड़े हुए होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, पड़े होते हैं, यानी कि बेसिकली दोनों रिलैक्स कर रही होती हैं, जॉइंट डायस्टोल जिसको हमने नाम दिया था। तो ये पूरी प्रोसेस कितने सेकेंड्स तक होती है, ये काउंट होता है, बॉडी में हर चीज काउंट होती है। तो ये प्रोसेस होती है टोटल 0.4 सेकेंड्स तक। कितने सेकेंड्स तक, 0.4 सेकेंड्स तक। जैसे ही 0.4 सेकेंड्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जैसे 3 घंटे हो गए, पेपर तुमसे छीन लेते हैं टीचर्स, तो वैसे जैसे ही 0.4 सेकेंड्स खत्म हो जाते हैं तुरंत सेकेंड स्टेप शुरू हो जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ऊपर की दोनों एट्रियास को दबाया जाता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि उनका सारा ब्लड नीचे आके गिर जाए वॉल V1 और V2 से। और उस दौरान अभी भी जो नीचे की वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स होती हैं, बट कैसे रिलैक्स होती हैं, उनके अंदर क्योंकि ब्लड भर रहा हुआ होता है। तो ये प्रोसेस कितनी देर की होती है, ये प्रोसेस ज्यादा देर की नहीं होती, सिर्फ 0.1 सेकेंड तक का मौका मिलता है ब्लड को नीचे गिरने का एट्रिया से वेंट्रिकल में। 0.1 सेकेंड, सोचो कितना छोटा टाइम इंटरवल होगा। तुम 1 सेकेंड को मेजर नहीं कर पाते हो, हम लोग अभी 0.1 सेकेंड के लिए ही सिर्फ एट्रिया मतलब बीच के वॉल V1 और V2 ओपन होते हैं
और उससे धड़ 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 ब्लड फटफट फटफट गिर जाता है। सोचो कितना स्पीड में गिरता होगा, इमेजिन करो, है ना, सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के लिए। जैसे ही 0.1 सेकेंड्स खत्म होते हैं, वापस से एट्रियाज क्योंकि खाली हो गई तो एट्रियाज वापस से रिलैक्स हो गई, लेकिन अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। और वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड को क्या किया जाता है, अरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में पुश करती हैं। वो वॉल्व V3 और वॉल्व V4 क्या हो जाती है, ओपन हो जाती हैं। और ये प्रोसेस कितने सेकेंड्स के लिए चलती है, 0.3 सेकेंड्स के लिए। जैसे ही 0.3 सेकेंड्स खत्म होते हैं, वापस से आपकी स्टेप नंबर 4 फिर से शुरू हो जाती है। स्टेप नंबर 4 यानी कि स्टेप नंबर 1 वापस से शुरू हो जाती है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि एक कार्डियक साइकिल में स्टेप नंबर 1 को कितने सेकेंड्स लगे, यू विल से 0.4, स्टेप नंबर 2 को कितने लगे, यू विल से 0.1, स्टेप नंबर 3 को कितने लगे, 0.3। सो टोटल एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितने सेकेंड्स लगते हैं, 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। यानी कि एक कार्डियक साइकिल मतलब एक हार्ट बीट, धक धक जो 2 बार क्लोजिंग होती है ना, एक हार्ट बीट को प्रोड्यूस होने के लिए, स्पेलिंग ठीक कर लेना, हाँ चलो मैं ही कर देती हूँ, तो बोलोगे तो मैं हार्ट की स्पेलिंग भी नहीं आती मैडम आपको। हाँ, एक हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने सेकेंड्स लगते हैं, आपको 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, कितने सेकेंड्स लगते हैं, 0.8। एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होने में सोचो सिर्फ 0.8 सेकेंड्स। तीनों स्टेप को जब मिला देते हैं ना तो उसको हार्ट बीट कहते हैं, है ना। जब तीनों स्टेप्स को मिला देते हैं तो उसको हार्ट बीट कहते हैं। तो उस पूरी तीनों स्टेप के कॉम्बिनेशन को हम लोगों को कितना वक्त लगता है, 0.8 सेकेंड्स। मैं अगर तुमसे ये पूछूंगी कि अगर मैं तुझको 60 मिनट्स दूं, सॉरी मैं तुझको 1 मिनट दूं, 1 मिनट यानी कि कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, है ना। तो 60 सेकेंड्स में बताओ कितनी हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी। याद करो मैथ्स का सवाल, इक्वेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसा होगा, बोलो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तरफ कॉलम बना लेते हैं हम लोग हार्ट बीट का और दूसरी तरफ हम कॉलम बना लेते हैं टाइम का। तो जब एक हार्ट बीट थी तो उसको 0.8 सेकेंड्स लगे। अगर 60 सेकेंड्स दिए जाएं, 60 सेकेंड्स दिए जाएं तो कितनी हार्ट बीट होगी, लेट्स से x हार्ट बीट्स होंगी। ठीक है, याद आ रहा है, ये आपने काम किया होगा मैथ्स में इस तरीके का, जब 8वीं में थे कुछ किया होगा शायद। तो जब इस तरीके का काम आप मैथ्स में किए हो तो यहां से आपको ये पता चलता है कि x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 70 to 74 के बीच में बेसिकली वेरी करेगी। उतनी परफेक्ट कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रही हूं। और इसी को हम लोग कहते हैं कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 70 to 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं तुम जब दौड़ते हो, हंसते हो, रोते हो, डर लगता है, उस सिचुएशन में हार्ट जल्दी जल्दी पंप हो रहा होता है तो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, यानी कि 72 से ज़्यादा हमारी हार्ट बीट हो जाती है। ठीक है, ऐसा। तो डॉक्टर जब वो स्टेथोस्कोप लगा के सुन रहे होते हैं तो बेसिकली वो एक तरीके से ये भी देखते हैं कि क्या वो हार्ट की हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों को अपनी पढ़ाई के दौरान ये सिखाया जाता है कि नॉर्मल हार्ट बीट कैसी सुनाई आती है। अगर उनको कुछ आपकी हार्ट बीट में गड़बड़ी लगेगी तो साउंड से पहचान जाते हैं, या फिर लेट्स से वो काउंट करते हैं कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट आ रही है। थोड़ी बहुत काउंटिंग एरर हो सकती है, लेट्स से मैं ऐसे हार्ट बीट काउंट करते करते 1 बीट मेरे से छूट गई, 2-3 बीट मैंने ज़्यादा ले ली, उतना समझ में आता है। बट मान लेते किसी की 1 मिनट में हार्ट बीट सिर्फ 50 है, मान लेते हैं कि इंसान चुपचाप बैठा है, ना हंस रहा है, ना रो रहा है, ना डर रहा है, ना भाग रहा है, ना खेल रहा है, ना कुछ कर रहा है, बट उसकी हार्ट बीट मान लो 90 है। तो ऐसे में डॉक्टर लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग फिर काम करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट आप लोगों का ह्यूमन हार्ट। अब इसको तुम आंसर को पॉइंट्स में कैसे लिखोगे वो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता दूंगी ग्रुप में, तुम उसमें उस चीज को देख सकते हो। बट एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चल गया कि काम हो कैसे रहा है ना। बस एक बार हम इस सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ओवर डन। चलो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए 2 वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल जो उसकी शेप होती है उस नॉर्मल शेप से वो कम है, आपने उसको पिचका दिया है ना, आपने उसको पिचका दिया है। अगर तुम रहने तो ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है, आपने उसको पिचका दिया,
और आपका जो दूसरा वर्ड है डायस्टोल, उसका मतलब होता है कि हार्ट रिलैक्स हो गया है। इट डजंट मीन्स कि हार्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बहुत बड़ा हो गया, वो बैक टू अपनी नॉर्मल पोजीशन आ गया। लाइक स्प्रिंग को दबाओगे तो वो साइज में छोटी हो जाएगी, दैट इज नोन एज उसका क्या, सिस्टोल। जब स्प्रिंग को छोड़ोगे, स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है, दैट इज नोन एज उसका रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल। अब ये डायस्टोल सिस्टोल बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, इसको हम याद कैसे रखेंगे, किसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, किसको रिलैक्स कहते हैं, तो इसके लिए हमने निमोनिक्स बनाए। एक को हमने कहा आर.डी. शर्मा और दूसरा है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, हमको बस इतना याद रखना है, टोटल हार्ट की एक साइकिल मतलब एक हार्ट बीट में टोटल कितनी स्टेप्स होती हैं, 3 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, टोटल कितनी स्टेप्स होती हैं, 3। बाद में आप इस डिटेल में स्टेप को और पढ़ोगे 11th-12th में, मैंने बस शॉर्ट में 10th की बुक से थोड़ा सा ऊपर बस बताया, ज्यादा डिटेल इसमें मैंने नहीं रखी है, एकदम तुम्हारे स्ट्रिक्ट टू बोर्ड्स की किताबों के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये टोटल 3 स्टेप्स होती हैं, तीनों स्टेप को अगर आप कंबाइन करो तो जाके कहलाती है एक हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। ठीक है, सिर्फ हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने को हम हार्ट बीट नहीं कहते, या सिर्फ हार्ट के रिलैक्स होने को हम हार्ट बीट नहीं कहते। हार्ट बीट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो सेट होता है, दैट सेट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का हार्ट बीट। कभी दुकान में ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक जूता खरीदने जाते हो, 2 लोग खरीदते हो, जगह बोलोगे उनको जूता खरीदना है, सैंडल खरीदना है, तो दोनों पेयर्स मिलेंगे ना, कभी एक तो मिलता नहीं है, राइट। तो वैसे कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज नोन एज आप लोगों का हार्ट बीट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट। एक हार्ट बीट को एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड्स लगते हैं, जो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, यानी कि एक हार्ट बीट को 0.8 सेकेंड्स के आसपास लगते हैं। अच्छा, तो ऐसे में जो अगर आपके पास एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है तो उसके पास 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स आपको अप्रोक्सीमेटली सुनाई आनी चाहिए, 72 हार्ट बीट्स आपको सुनाई आनी चाहिए। 70 से 72 के आसपास आपको 1 मिनट में हार्ट बीट सुनाई आनी चाहिए एक अडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैन के अंदर, बराबर। ठीक है, अब ये हार्ट बीट क्या ऐसी एक और मतलब एक बेसिकली एक आदमी बैठा हुआ है, तो आपके सामने अगर वो इंसान बैठा तो आपको क्या उसके हार्ट के अंदर से वो आवाज सुनाई आती है क्या, नहीं आपको, क्योंकि वो बहुत, एक तो हार्ट हमारे बॉडी के अंदर डीपली सिचुएटेड होता है, दूसरी बात उसके आजू बाजू बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें होती हैं, तो बाहर तक वो आवाज नहीं पहुंचती। उसको सुनने के लिए डॉक्टर्स एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो पेपर में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन है, स्टेथोस्कोप। इसकी स्पेलिंग कैसे याद करोगे, स्टेथोस्कोप, स्टीथोस्कोप, STE, थो THO, फिर स्कोप। और ये क्या करता है, जिस तरीके से माइक हम लोगों के बोलने वाली आवाज को लाउड करके पब्लिक तक पहुंचाता है, वैसे ही हमारे हार्ट की उस धक धक वाली आवाज को स्टैटिस्ट को क्या करता है, लाउड करके डॉक्टर के कान तक पहुंचाता है, ताकि वो उसको क्या कर से एग्जामिन कर सके। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहां से पूछ रही, बट द पॉइंट इज कि धक धक वाली आवाज आती क्यों है हमारी बॉडी में, ताकि ब्लड का बैकफ्लो नहीं होना चाहिए। कब कब हो सकता है बैकफ्लो, 2 सिचुएशन होती है बैकफ्लो होने की, बताओ कब। एक होती है स्टेप नंबर 2 में, जब आप लोगों का वेंट्रिकल्स नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसका मतलब आप नीचे से आर्म को दबा रहे हो तो गुठली ऊपर उचक सकती है, तो ब्लड भी ऊपर उचकेगा। अब ब्लड के पास ऊपर उचक के जाने की 2 जगह होती है, या तो वो अरोटा के अंदर या फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर घुस जाए, या तो वापस से जहां से आया है दैट इज एट्रियम के पास घुस जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा ब्लड वापस से एट्रियम के पास घुसे, तो तुरंत स्टेप नंबर 2 जैसे ही शुरू होती है, उसी, क्योंकि स्टेप नंबर 2 ज्यादा देर के लिए नहीं होती, ठीक है, सॉरी, स्टेप नंबर 2 जैसे ही शुरू होती है, जैसे ही आप लोगों के नॉट स्टेप नंबर 2, मैंने गलत बोल दिया, आई थिंक स्टेप नंबर 3, राइट, स्टेप नंबर 3, आई एम सॉरी फॉर दैट।
जैसे ही स्टेप नंबर 3 शुरू होती है, यानी कि जैसे ही वेंट्रिकल्स को दबाया जाता है नीचे से, उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तुरंत, इससे पहले, उस स्टेप के शुरू होने से पहले ही आपकी वो वॉल V1 और V2 खुद को क्लोज कर लेती है ताकि बैकफ्लो ना हो। तो जब वॉल V1 और V2 एक दूसरे को क्लोज करते हैं तो आवाज होती है, दैट इज नोन एज आप लोगों का ढक। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर कि अभी ब्लड कहाँ घुस गया, बोलो, पल्मोनरी आर्टरी में घुस गया और एक अरोटा में घुस गया रिस्पेक्टिवली। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही आपकी स्टेप नंबर 3 खत्म होगी 0.3 सेकेंड्स बाद, वो ब्लड जो ऊपर गया है वापस से नीचे भी तो आ सकता है। तो उन अरोटा में और उस पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, जो अगेन वॉल्स होती है V3 और V4, वो भी खुद को क्लोज कर लेती है, तो हमको अगेन एक और बार साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो टोटल मुझे एक बार काउंट करके बताओ कि एट्रिया कितनी बार आप लोगों की रिलैक्स हुई, काउंट करो एट्रिया कितनी बार रिलैक्स हुई। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में एट्रिया कैसी थी, रिलैक्स थी। स्टेप नंबर 2 में नहीं थी। स्टेप नंबर 3 में एट्रिया कैसी थी, रिलैक्स थी। तो एट्रिया टोटल कितनी बार रिलैक्स होती है, 2 बार रिलैक्स होती है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में वेंट्रिकल्स क्या थे, रिलैक्स थे। स्टेप नंबर 2 में वेंट्रिकल्स क्या थे, मस्त रिलैक्स थे। तो वेंट्रिकल्स भी कितनी बार रिलैक्स होते हैं, 2 बार रिलैक्स होते हैं। 2 बार एट्रिया रिलैक्स होती है, 2 बार वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, और 1 बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है और 1 बार वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ध्यान रखना, 3 स्टेप्स में टोटल 6 चीजों को पढ़ा जा रहा है। फर्स्ट स्टेप में 2, सेकेंड स्टेप में 2, थर्ड स्टेप में 2। तो उन 6 में 2 बार एट्रिया खुद को रिलैक्स रखती हैं, उन 6 स्टेप में से 2 बार वेंट्रिकल्स खुद को रिलैक्स रखती हैं, और सिर्फ एक बार ही दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जो हम बोलते हैं ना 0.8 सेकेंड्स में 3 स्टेप्स हुई, तो 3 स्टेप्स में क्या क्या होता है, 2 बार रिलैक्सेशन होता है एट्रिया का, 2 बार वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होता है, 1 बार एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और 1 बार वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। खत्म। अब अगर यही चीज पेपर में तुमको पूछी जाए तो क्या करोगे? डायग्राम मैं तुम्हें ग्रुप में शेयर करूंगी, वो डायग्राम बनाना। वैसे इस तरीके का रफ भी बनाओगे तो कोई टीचर कुछ बोलेगी नहीं, बस स्माइल दे देगी, आधा नंबर देकर बाजू में स्माइली, क्योंकि बहुत रफ है ना। अगर यही चीज तुम लोगों को अपने पेपर में लिखनी हो तो ज्यादा नहीं लिखते पेपर में, हम लोग सिर्फ गिन के 6 स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, गिन के कितनी स्टेप्स लिखते हैं, 6, और 6 स्टेप में अपना आंसर क्लोज करते हैं। बोलो स्टेप्स क्या लिखते हैं हम लोग? पहले लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड। अगर आप इस वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, डायस्टोल सिस्टोल, क्योंकि ये हायर बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, तो आप अपनी बुक्स में, अपने बोर्ड के पेपर में रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट ही लिखिएगा, गलत लिखने से बेटर है कम से कम, है ना। तो स्टेप नंबर 1 में बोलो क्या होता है, लिख दो फर्स्ट, ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड। बताओ इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, इस स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस रिलैक्सेशन, ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, अपर पार्ट मतलब कौन, एट्रियाज, आर गेटिंग फिल्ड बाय ब्लड। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैंने क्या बताया, चारों लोग रिलैक्स हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में, और इस दौरान क्या हो रहा है, ऊपर के चैम्बर को यानी कि एट्रिया को ब्लड से भरा जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट वाली एट्रिया किससे भरी जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, राइट वाली एट्रिया किससे भरी जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ वेना कावा एंड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1 में चारों चैम्बर्स कैसे होते हैं, रिलैक्स्ड। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, आप लोगों के एट्रियास आर गेटिंग फिल्ड विद ब्लड। आप लोगों का जो राइट एट्रियम है इज गेटिंग फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट एट्रियम इज गेटिंग फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ वेना कावा एंड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आप लोगों का वेन्स। क्या ये 2 पॉइंट लिख लोगे? लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे। अच्छा, और अपनी स्कूल वाले टीचर को या बोर्ड वाले चेकिंग वाले को ये नहीं बताना है कि वेंट्रिकल से मैडम पहले से थोड़ा सा ब्लड होता है, थोड़ा सा ब्लड लीक होके पहुंचता है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल ये चीज, है ना। 12th में जब बोर्ड एग्जाम दोगे तब का तब देखना, अभी मत लिखना। अब स्टेप नंबर अब क्या लिखना है, अच्छा उसी दौरान उसी में क्या लिखना है, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल 4 वॉल्स आर क्लोज। स्टेप नंबर 1 में सारी चारों वॉल्स क्लोज होती है। जैसे चारों चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं ना,
सारी वॉल्स कैसी होती है, क्लोज है। क्या ये लिख लोगे? फिर से रिवाइज करते हैं, बोलो। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ? स्टेप नंबर 1 में सारे चैम्बर्स रिलैक्स थे। स्टेप नंबर 1 में चारों वॉल्स भी क्लोज थी, V1 V2 V3 V4। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों का जो अपर पार्ट था, दैट इज लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, इज गेटिंग फिल्ड विद ब्लड, है ना? अच्छा, आपके राइट एट्रियम को कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, कल की क्लास में पढ़े थे, और लेफ्ट वाले को ऑक्सीजनेटेड विद द हेल्प ऑफ वेना कावा एंड पल्मोनरी व्हाट? आर्टरी। सॉरी, वेन। टाइम बताने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोसेस को 0.4 सेकंड्स लगते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है 10th के, लेकिन ये स्टेप नंबर 1 में होगा। फिर आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 में, हेडिंग देंगे स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 2 में अगेन पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट्स में क्या लिखेंगे बताओ? उसमें लिखेंगे इन स्टेप नंबर 2, मतलब ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान आप लोगों का जो ऊपर का एट्रियम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर भरा है तो भरने के बाद उसको खाली भी तो करना पड़ेगा ना, तो खाली करने के लिए आप उसको क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो क्या लिखोगे? ड्यूरिंग दिस फेज द अपर टू चैम्बर्स, दैट इज एट्रियम्स, आर contracted, but the bottom two chambers, that is ventricles, are still relaxed। यानी कि अभी ऊपर के 2 चैम्बर्स को दबाया जा रहा है और नीचे के 2 चैम्बर्स अभी भी रिलैक्स्ड है। क्या ये पॉइंट समझा? वॉल्स के बारे में क्या हुआ? V1 और V2 वॉल्स खुल गई। इस स्टेप पे V1 V2 क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, बट V3 एंड V4 आर स्टिल क्लोज। क्यों क्लोज है? उनका भी कोई काम ही नहीं है ना, ओपन करके क्या मिलेगा? दे आर स्टिल क्लोज। अच्छा, फिर क्या होता है कि ऑल द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट गेट्स फिल्ड इनटू लोअर पार्ट, यानी कि ऊपर से सारा का सारा ब्लड आके नीचे आके भर जाता है। खत्म हो गई हम लोगों की स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में भी मैंने तुम्हें 3 पॉइंट्स लिखे हो गए थे, एक चैम्बर के बारे में, एक वॉल्स के बारे में, और तीसरा कि ब्लड कहां से कहां जाना है इसके बारे में। तो स्टेप नंबर 2 में भी मैंने तुम्हें 3 पॉइंट्स लिखने को कहा है। पहला कि ऊपर के 2 चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, नीचे के 2 चैम्बर्स कुछ नहीं हो रहे। वॉल V1 V2 ओपन हो चुकी है, V3 V4 क्लोज है। उसके बाद आपके लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में। थ्रू किसके थ्रू आ रहा है? क्या कोई वेन्स लेकर आ रही है क्या ब्लड को? नहीं। अभी नीचे से ऊपर आने में क्या मतलब, किसी वेन्स की कोई हेल्प ना लगती है। वॉल खुलता है, ब्लड नीचे गिर जाता है, खत्म। बराबर हो गई स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 आखिरी स्टेप है ना कार्डियक साइकिल की। इसमें क्या होता है? आप लोगों का नीचे वाला हिस्सा यानी कि वेंट्रिकल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस प्रोसेस के दौरान अपर 2 चैम्बर्स यानी कि एट्रियम, ये क्या होते हैं? रिलैक्स। अपर 2 चैम्बर वाले रिलैक्स। अच्छा, इस दौरान वॉल्स के साथ क्या होता है? V1 V2 क्लोज होती है, लेकिन V3 V4 क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। और जो ब्लड होता है कहां जाने लगता है? वेंट्रिकल्स से मूव होके चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में और अरोटा में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहां चला जाता है? अरोटा में। और इन दिस वे द वन कार्डियक साइकिल ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटेड। खत्म। बताओ, स्टेप नंबर 1 में कितने पॉइंट लिखे? 3। स्टेप नंबर 2 में कितने पॉइंट लिखे? 3। स्टेप नंबर 3 में कितने पॉइंट लिखे? 3। 9 पॉइंट्स में आंसर खत्म। और एक लास्ट लाइन लिख दी हम लोगों कि इन दिस वे वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड। खत्म, यानी कि हो गई हमारी कहानी खत्म। अब बस इसको याद रखना, स्टेप नंबर 1 में आप लोगों का एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, है ना? अच्छा, साथ ही साथ में स्टेप नंबर 2 में एट्रियम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वेंट्रिकल क्या होता है आप लोगों का? स्टिल रिलैक्स होता है। आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगा ये। इस तरीके से अगर बना के अपने कॉपी में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको पता रहेगा किस स्टेप में क्या हो रहा है। स्टेप नंबर 3 में एट्रियम आप लोगों का क्या हो जाता है? स्टिल अभी भी ये क्या होता है? रिलैक्स होता है। ठीक है, ये आप लोगों का रिलैक्स होता है, और आप लोगों का वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कैसे याद रखो इसको? RCR, यानी कि स्टेप 1 में RCR, एट्रियम का RCR। RCR मतलब रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स,
और वेंट्रिकल्स के केस में ये निमोनिक्स हम कैसे बनाएंगे, RRC, यानी कि वेंट्रिकल स्टेप 1 में रिलैक्स, स्टेप 2 में रिलैक्स, स्टेप 3 में भी रिलैक्स। तो एक क्या बना, एट्रियम के लिए क्या बनाया हमने, RCR, और वेंट्रिकल्स के लिए हमने क्या बनाया, RRC। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा मेरे हिसाब से याद रखोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब कहानी वॉल्स के साथ क्या होती है वो भी देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में V1 V2 दोनों क्या होते हैं, क्लोज, और V3 V4 ये भी क्या होते हैं, क्लोज। स्टेप नंबर 2 में V1 V2 क्या हो जाते हैं, ओपन, और V3 V4 अभी भी कैसे रहते हैं, क्लोज। स्टेप नंबर 3 में V1 V2 वापस से क्या हो जाते हैं, क्लोज, और V3 V4 अब क्या हो जाते हैं, ओपन। ऐसा, बस खत्म। वॉल्स याद रखना एक ही बार ओपन होते हैं, ठीक है, बस बाकी टाइम क्लोज ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट खत्म होता है। हमने हार्ट बीट क्या होती है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को बेसिकली ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन, हम कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहलाता है भैया, ये तो हम जानते हैं, बट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहलाता है ये हम नहीं जानते। तो हमको अभी बेसिकली क्या पढ़ना है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बस आज जब हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर, हम किसे कहते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, और डबल सर्कुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है ह्यूमन बॉडी में ये पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स कुछ लोगों में नहीं होते, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। तो जिनके अंदर 3 या 2 होते हैं उनको क्या डिसएडवांटेजेस है एज कंपेयर टू अस, ये हमको स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए पहले हमको क्या एडवांटेज है, हमको पहले वो तो पता होना चाहिए ना, कि फिर हम बोलेंगे हाँ देख तेरे पास ये एडवांटेज नहीं है, मेरे पास तो है। सो देयरफॉर तो कल का टॉपिक क्या रहेगा, वी विल स्टडी फर्स्ट ब्लड प्रेशर, वेरी स्मॉल टॉपिक, वेरी वेरी स्मॉल, इसके जैसा इतना बड़ा नहीं है ना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डबल सर्कुलेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, एंड जिन ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर नहीं होते, डबल सर्कुलेशन नहीं होती, उनके इसमें क्या डिसएडवांटेज होता है। इस तरीके से हम लोगों का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोगों की बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे कि मैंने पढ़ाया था इससे पहले भी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा बॉडी में एक और सिस्टम होता है लिम्फेटिक, फिर हम लिम्फेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिलहाल इस चीज को भी ओवर करते हैं। इन केस अगर कोई डाउट है तो वो चीज मुझे बताओ, गूंगे बन के मत बैठे रहना, अपन उस पर अगेन डिटेल फिर से कोशिश करेंगे डिस्कशन करने की, बट सिलेबस के विथ इन द लिमिट रहकर। बाहर वाली चीज पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 12th स्टैंडर्ड है, उससे डिटेल पढ़ने के लिए तुम्हारे पास MBBS है, उससे डिटेल पढ़ने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओ, पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जितना हमारा सिलेबस परमिट करता है उसके विथ इन रहकर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है।